हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPR। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं UGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस राजनीति विज्ञान से। इसको हम कंप्लीट करेंगे यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से। हम इसमें पूरी बुक कंप्लीट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा राजनीतिक सिद्धांत एवं विचार से। कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? तो जो कार्ल मार्क्स के द्वारा पुस्तक नहीं लिखी गई है वो बतानी है। पहले आते हैं जर्मन आइडियोलॉजी, कार्ल मार्क्स की है। क्रिटिक ऑफ द ग्रोथा प्रोग्राम, ये भी कार्ल मार्क्स से संबंधित है। पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट, ये भी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। लेकिन साइंस ऑफ लॉजिक, ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है। कार्ल मार्क्स की विभिन्न रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। पहली आती है जर्मन आइडियोलॉजी, जो कि 1945 में लिखी गई थी। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोसेस 1875 में आई थी। पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट, फिर आती है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये 1947 में आई थी। नेक्स्ट आते हैं व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु है। यह किसने कहा था? ये कहा गया था JS मिल के द्वारा। व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु है, यह कथन JS मिल के द्वारा कहा गया था। JS मिल स्वतंत्रता के घोर समर्थक थे। अरस्तु की अपेक्षा करने वाले, जो अरस्तु हैं उनकी उपेक्षा करने वाले पहले आधुनिक विचारक कौन है? इनका नाम है हब्स। अरस्तु की अपेक्षा करने वाले पहले आधुनिक राजनीतिक विचारक थॉमस हब्स हैं, ना कि मैकियावेली, क्योंकि मैकियावेली ने कुछ मामलों में अरस्तु का अनुसरण किया है, जैसे अध्ययन पद्धति, शासन का वर्गीकरण, इतिहास की चक्रीय क्रम में। जबकि कुछ मामलों में मैकियावेली का अनुभव अरस्तु से भिन्न है, जैसे राज्य की उत्पत्ति, मान स्वभाव, चिंतन का लक्ष्य। अर्थात निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मैकियावेली आंशिक रूप से तो उपेक्षा करते हैं लेकिन पूर्णतः नहीं। वस्तुतः सच्चे अर्थों में अरस्तु की उपेक्षा करने वाले प्रथम आधुनिक विचारक थॉमस हब्स हैं, क्योंकि हब्स की अध्ययन पद्धति ज्यामिति और भौतिक विज्ञान पर आधारित थी। जिस प्रकार ज्यामिति की प्रमेयों में सर्वप्रथम एक आधार वाक्य निश्चित कर लिया जाता है, फिर उसे सिद्ध करने की कोशिश की जाती है, उसी प्रकार हब्स ने भी अपने चिंतन के अंतर्गत पहले एक आधार वाक्य मानव स्वभाव से बुरा है निश्चित किया, फिर इसे सिद्ध किया। अर्थात हब्स ने निगमन अध्ययन पद्धति का अनुसरण किया है। हब्स ने गैलीलियो की रिजोबिलिटी कंपोजिट मेथड का प्रयोग किया है। गैलीलियो की भांति हब्स का भी मानना है कि प्रत्येक वस्तु गतिशील है। अरस्तु का मानना था कि प्रत्येक वस्तु सर्वोच्च साध्य की प्राप्ति के बाद रुक जाती है, जबकि हब्स का मानना है कि गति शाश्वत है, नित्य है और जो कभी रुकती नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से संबंधित है। कम्युनिस्ट पार्टी, ये लेनिन से संबंधित है। हेजीमनी का संबंध है ग्रामशी से, और जो बहुकेंद्रिता है इसका संबंध है टोगलियाटी से। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, इनका संबंध है कार्ल मार्क्स से। कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन से संबंधित है। हेजीमनी का संबंध है ग्रामशी से, और बहुकेंद्रिता का संबंध है टोगलियाटी से। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला है 20वीं शताब्दी जैकोबिनिज्म का संबंध है एमएन रॉय से। स्वैच्छिक निर्धनता का संबंध है गांधी जी से। मैं हिंदू के रूप में जन्म लिया है परंतु उस रूप में मरूंगा नहीं, ये कहा था अंबेडकर जी ने। और विकास के एकीकृत सिद्धांत अरविंदो से संबंधित है ना। तो 20वीं शताब्दी जैकोबिनिज्म का संबंध है एमएन रॉय से। शिक्षा निर्धनता का संबंध है महात्मा गांधी से। मैं हिंदू के रूप में जन्म लिया है परंतु मैं उस रूप में मरूंगा नहीं, ये डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था। विकास का एकीकृत सिद्धांत अरविंद जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं गांधी जी ने अपनी व्याख्या की है। तो गांधी जी ने दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में इनकी व्याख्या की जाती है। ये क्वेश्चन हम लास्ट जो क्वेश्चन किया था ना उसमें भी किया था।
मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। गांधी जी की बहुलवादी और अराजकतावादी की भांति राज्य जैसी निरंकुश प्रभुसत्ता के विरोधी थे। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का प्रधान कर्तव्य आंख मूंद कर राज्य की आज्ञा का पालन करना है। गांधी जी अराजकतावादियों की भांति राजविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। परस्पर व्यापी मैत्रित्व के सिद्धांत की वकालत किसने की है? तो ये की गई है रॉल्स के द्वारा। परस्पर व्यापी मैत्री के सिद्धांत की वकालत रॉल्स ने की है। जॉन रॉल्स 20वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक थे जिन्होंने समझौता सिद्धांत के द्वारा न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका न्याय सिद्धांत प्रतिक्रियात्मक था। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताइए। कथन कहता है अंबेडकर दबे वर्ग या डिप्रेस्ड क्लास को अलग निर्वाचन वर्ग मांगने के पक्षधर थे, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, वे गांधी जी के समर्थन थे, तो ये गलत हो जाएगा। वो गांधी जी से सहमत नहीं थे और ना ही समर्थन करते थे गांधी जी का। महात्मा गांधी का विचार था कि सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन करके छुआछूत की प्रथा मिटाई जा सकती है, परंतु डॉक्टर अंबेडकर इससे सहमत नहीं थे। अंबेडकर दबे वर्ग को अलग निर्वाचक वर्ग मानने के पक्षधर थे। नेक्स्ट आते हैं तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित प्रश्न। निम्नांकित में से किसने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की अवधारणा को सर्वप्रथम विकसित किया है? तो ये लुडविग वॉन वाल्टलॉन्फी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की अवधारणा का सर्वप्रथम विकास लुडविग वॉन वाल्टलॉन्फी के द्वारा किया गया है। सामाजिक विज्ञान में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत जीव विज्ञान, न्यायशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के क्रम में आया है। नेक्स्ट आती है संरचनात्मक प्रकारवाद को पद्धति के रूप में किसी राजनीति का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है, तो इसका संबंध है विकासशील देशों की राजनीति का। संरचनात्मक प्रकारवाद की पद्धति के रूप में विकासशील देशों की राजनीति का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है। सी राइट मिल्स की पुस्तक द पावर एलीट किसकी समकालीन राजनीति का अध्ययन है? तो इसमें किया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अध्ययन किया गया है। सी राइट मिल्स की पुस्तक द पावर एलीट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजनीति का अध्ययन है। निम्नांकित में से किसने इंग्लैंड के अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास में संकट की पहचान की है? तो इनका नाम है लुशियन डब्ल्यू पाई। लुशियन डब्ल्यू पाई ने इंग्लैंड में अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास में संकट की पहचान की, जिसमें समानता, क्षमता एवं विभेदीकरण शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी सूची सम्मिलित नहीं है? बताइए। सी डब्ल्यू मिल्स का संबंध है द पावर एलिट से। टीबी बोटोमोर का संबंध है एलिट्स एंड सोसाइटी से। पेरेटो का संबंध है द रूलिंग क्लास से, तो ये गलत हो जाएगा। और आर्टेगा वाई गसेट द रिवोल्ट ऑफ द मसिस से संबंधित है। तो सी डब्ल्यू मिल्स का संबंध है द पावर एलिट से। टीवी बोटामोर का संबंध है एलिट एंड सोसाइटी से। आर्टेगा वाइड गसेट द रिवोल्ट ऑफ द मसिस से संबंधित है। और मॉस्का का संबंध है द रूलिंग क्लास से। रूलिंग क्लास किससे संबंधित है? तो इनका संबंध है मॉस्का से। अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य का सृजन करते हैं, यह नियम निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? ये एन परकिंसन के द्वारा दिया गया था। अधिकारीगण एक दूसरे के कार्य का सृजन करते हैं, यह नियम एन परकिंसन ने प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए। यूएसए दोहरी नागरिकता है। भारत में विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि है। ऑस्ट्रेलिया में सरकार का एकात्म रूप है, तो ये गलत हो जाएगा। और स्विट्जरलैंड में बहुल कार्य प्रणाली है, तो ये भी सही है। यूएसए में पाई जाती है दोहरी नागरिकता। भारत में विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि प्रचलित है। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है। और ऑस्ट्रेलिया में सरकार द्वारा संघात्मक रूप पाया जाता है।
मिचेल का अल्पतंत्र का लोह नियम किसके अध्ययन के आधार पर सृजित किया गया था? तो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा सृजित किया गया था। मिचेल्स का अल्पतंत्र का लोह नियम जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के आधार पर सृजित किया गया था। मॉन्टेस्क्यू का सत्ता की पृथकता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो ये देता है स्वतंत्रता पर। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अधिकृत व्याख्या फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू के द्वारा की गई है। इसी सिद्धांत के आधार पर सरकार के तीनों अंगों के मध्य शक्तियों को बांटा गया था, जिसे यूएसए का संविधान। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताइए। पहला, राष्ट्रपति शासन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल हुआ था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र राज्य है जहां लघु विरोधाभास राष्ट्रपति व्यवस्था की सफलता को सुनिश्चित करती है, तो ये भी सही हो जाएगा। और RA की सही व्याख्या करता है। राष्ट्रपति शासन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र राज्य है जहां लघु विरोधाभास राष्ट्रपति व्यवस्था की सफलता सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट आती है, नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम किसने रचना की थी? तो ये की गई थी विंसेंट द गोर्ने के द्वारा। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम रचना विंसेंट द गोर्ने ने की थी। इसका अंग्रेजी प्राय ब्यूरोक्रेसी है। इसका तात्पर्य विभागीय, उपसंभाग और विभाग से संबंधित है। नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन मैक्स वेबर ने किया है। थॉमस कलाइल ने इन्हें महाद्वीपीय जंजाल कहा है। समाजों के बारे में रिंग्स के अपेक्षा परिप्रेक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है बताइए। तो समाज के बारे में जो रिंग्स का परिप्रेक्ष्य है, इसमें सही नहीं बताना है। एकीकृत समाज पारस्परिक है, सही है। विकसित समाज विवर्तनीय समाज होती है, ये भी सही है। विवर्तनीय समाजों में आरोप्य मूल पाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और पारंपरिक समाज के आरोग्य मूल होते हैं, तो ये भी सही है। समाज के बारे में रिंग्स के परिप्रेक्ष्य के संबंध में निम्न कथन सही हैं, जैसे एकीकृत समाज पारंपरिक है, विकसित समाज विवर्तनीय समाज है और पारंपरिक समाजों के आरोप्य मूल होते हैं। ये तीनों ही सही हो जाएंगे। संचार के अनौपचारिक चैनल को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, तो ये गैप वाइन को जाना जाता है या गैप वाइन कहा जाता है। संचार के अनौपचारिक चैनल को गैप वाइन नाम से जाना जाता है। भारतीय शासन एवं राजनीति का संबंध किससे है? तो रजनी कोठारी की पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किस पद्धति के आधार पर लिखी गई है? तो इसको संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित है। रजनी कोठारी की पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 में पुस्तक में संरचनात्मक प्रकारवाद के आधार पर लिखा गया है। नेक्स्ट आती है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? अरविंद घोष का संबंध नहीं था। चंद्रशेखर आज़ाद, जोगेश चंद्र चटर्जी और भगत सिंह संबंधित हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 के साथ संबंधित है। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, जोगेश्वर चंद्र चटर्जी और भगत सिंह शामिल थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया था और उसे जनसमूह मास या संवर्ग कार्डर दल बनाया था? तो ये गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान दिया और उसे जनसमूह या संवर्ग दल बनाया था गांधी जी के द्वारा। अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? तो अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। प्रथम अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 में की गई थी। वो राज्य बताइए जिसकी राजकीय विधानसभाएं राज्य की राजधानी को छोड़कर अन्य स्थान पर भी बैठा करती हैं, तो वो हो जाएगी जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर एवं महाराष्ट्र राज्य की विधानसभाएं राज्य की राजधानी को छोड़कर अन्य स्थानों पर भी बैठक करती हैं। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? तो ये था 91वां संविधान संशोधन।
91वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज से संबंधित नहीं है हमारी दिनेश गोस्वामी समिति, इनका संबंध है चुनाव आयोग से। जबकि सादिक अली समिति, LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति, इनका संबंध है पंचायती राज से। पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं सादिक अली समिति, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, जबकि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव सुधार से। भारत में निम्नलिखित उप प्रधानमंत्रियों में नियुक्त होने का क्रम क्या है? तो सबसे पहले आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके बाद मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह तीसरे नंबर पर, चौथे आते हैं देवीलाल सिंह। वल्लभ भाई पटेल ये 1947 से 1950 तक रहे हैं। मोरारजी देसाई ये रहे हैं 1967 से 1969 तक। चौधरी चरण सिंह ये 1979 तक रहे हैं। चौधरी देवीलाल ये 1989 से 1990 तक रहे हैं। तो सही क्रम है वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और फिर चौधरी देवीलाल। नेक्स्ट आते हैं भारत की संविधान सभा के अंदर निम्नलिखित में से कौन अल्पतंत्र समूह माना जाता है? तो अल्पतंत्र समूह के अंतर्गत आते हैं नेहरू, पटेल, प्रसाद और आज़ाद। भारत की संविधान सभा में अल्पतंत्र समूह में निम्न स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे: नेहरू, पटेल, प्रसाद और आज़ाद। भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो इनका नाम है लॉयड सुजैन और रोडोल्फ। रॉयल सुजैन रोडोल्फ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में परिभाषित किया है। लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नांकित होते हैं, इनका सही उत्तर बताइए। तो 15 आते हैं लोकसभा से, 7 आते हैं राज्यसभा से, कुल होते हैं 22 सदस्य। लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नांकित होते हैं, राज्यसभा से 7, लोकसभा से 15 और कुल होते हैं 22 सदस्य। इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। लोक लेखा समिति विभिन्न मंत्रालयों के व्यय की जांच करती है तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करती है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 संसद को अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं। अनुच्छेद 312(1) के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से यह घोषित कर दिया जाता है कि राष्ट्रीय हित के ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा संघ या राज्य के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकती है। नेक्स्ट आती है लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न। पहला कथन और कारण से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी ने स्टाफ एजेंसी को अपरिहार्य बना दिया है, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, स्टाफ एजेंसी लाइन एजेंसी को निर्णय लेने में सहायता करती है, तो ये भी सही है, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता। स्टाफ अभिकरण लाइन एजेंसी को योजना बनाने में सहायता देता है, परामर्श देता है तथा अन्वेषण के द्वारा हर प्रकार से मदद करता है। सूत्र अधिकारी तकनीकी स्टाफ के परामर्श की अपेक्षा नहीं कर सकते। राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में लोक प्रशासन की व्याख्या किसने की है? तो ये की गई है हर्बर्ट ए साइमन के द्वारा। हर्बर्ट ए साइमन ने राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में लोक प्रशासन की व्याख्या की है। नियंत्रण के क्षेत्र को निम्नांकित नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन। नियंत्रण के क्षेत्र की समस्या, स्वापन क्रम के सिद्धांत का
स्वाभाविक विस्तार है। इसे मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन के नाम से जाना जाता है। इसमें एक अधिकारी के नियंत्रण में 4 कर्मचारी कार्य करते हैं। स्टाफ एजेंसी का सही कार्य निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो स्टाफ एजेंसी का मुख्य कार्य होता है मुख्य कार्यपालक को परामर्श देना। स्टाफ एजेंसी का मुख्य कार्य होता है स्टाफ इकाई लाइन को योजना बनाने में सहायता देना, परामर्श देती है और तथा अन्वेषण के द्वारा हर प्रकार से मदद करती है। विचारकों की अवधारणा के आधार पर सही बताइए। विचारक और अवधारणा। F.W. टेलर का संबंध है प्रोत्साहन प्रणाली से। चेस्टर बर्नार्ड का संबंध है स्वीकृति का क्षेत्र दिया गया है। हेनरी फ्योल ने श्रेणी और स्केलर्स सिद्धांत दिया है और फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग का संबंध है असंतोषकारी से। F.W. टेलर का संबंध है प्रोत्साहन प्रणाली से। चेस्टर बर्नार्ड का संबंध है स्वीकृति क्षेत्र से। हेनरी फ्योल का संबंध है श्रेणी और स्केलर से और फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग का संबंध है असंतोषकारी से। किसने कहा था कि बजट कीमत की निश्चितों के साथ लक्ष्यों का क्रम है? ये कहा था विल्डावास्की के द्वारा। विल्डावास्की ने कहा था कि बजट कीमत की निश्चितों के साथ लक्ष्य का क्रम है। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न। पहला कथन कारण दिया गया है आतंकवाद पर युद्ध की घोषणा करते हुए अमेरिका ने बलपूर्वक कहा था कि जो राज्य अमेरिका के साथ नहीं हैं वे उसके विरोध में हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, आतंकवाद पर युद्ध की स्थिति में अमेरिका ने राज्यों को तटस्थ रहने की स्वतंत्रता नहीं दी थी, ये भी सही है और RA की सही व्याख्या करता है। आतंकवाद पर युद्ध की घोषणा करते समय अमेरिका ने बलपूर्वक कहा था कि जो राज्य अमेरिका के साथ नहीं हैं वे इसके विरोध में हैं। आतंकवाद पर युद्ध की स्थिति में अमेरिका ने राज्यों को तटस्थ रहने की स्वतंत्रता नहीं दी थी। जॉर्ज बुश ने वार अगेंस्ट टेरर का नारा दिया था और दुष्ट राज्यों की दूरी का प्रतिपादन किया था। निम्नांकित में से क्या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। हंस जे मार्गेंथो के यथार्थवाद का मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, बताइए। राजनीति की जड़ें मानव प्रकृति में जमी हुई हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, राजनीति स्वचालित होती है, ये भी सही है। राष्ट्रीय हित की व्याख्या सत्ता के संबंध में होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। राजनीतिक सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है, तो ये गलत है। हंस जे मार्गेंथो के यथार्थवाद का मूलभूत सिद्धांत निम्न प्रकार है। पहला, राजनीति की जड़ें मानव प्रकृति में जमी हुई हैं। दूसरा, राजनीति स्वचालित होती है। तीसरा, राष्ट्रीय हित हमेशा शक्ति द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है, तो ये भी सही है। मार्शल योजना किसके लिए थी? जो मार्शल योजना है वह पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। मार्शल योजना के अंतर्गत सन 1947 में यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम अमेरिका द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह युद्ध पीड़ित यूरोप की सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण सहायता की ओर बड़ा कदम है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्यता उसकी किस योजना के आधार पर दी गई थी? तो पूर्वीय सोवियत यूनियन को उत्तराधिकारी राज्य के रूप में उसको दिया गया था योग्यता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्यता पूर्व सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी राज्य होने के आधार पर दिया गया था। केनेथ वाल्ट्ज के नव यथार्थवाद का प्रमुख तर्क यह है कि संरचनाएं कर्ता की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विश्लेषण के संदर्भ में नव यथार्थवाद एक व्याख्यात्मक तथ्य के रूप में संरचना को प्राथमिकता देता है। केनेथ वाल्ट्ज के अनुसार अध्ययन की मूल इकाई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना है।
अपने पड़ोसी देश के प्रति भारत की नीति का अपरिपक्वता सिद्धांत किस बात का विचार करता है? तो यह पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिकता के बिना संबंधों को सुधारने का प्रयत्न से संबंधित है। अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति का अपरिपक्वता का सिद्धांत पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिकता के बिना संबंधों को सुधारने के प्रयत्न के विचार से संबंधित है या विचार करता है। नीचे दिए गई घटना उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहले आते हैं क्यूबा संबंधी मिसाइल संकट, पहला सही है। दूसरा, भारत और रूस के मैत्री संबंध हुए थे। तीसरा, पोखरण में भारत की प्रथम आणविक परीक्षण हुआ था। और चौथा, भारत की संरचनात्मक समायोजन प्रोग्राम को अपनाया गया था। क्यूबा संबंधी मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। भारत रूस मैत्री संधि 1971 में हुई थी। पोखरण में भारत का प्रथम आणविक परीक्षण 1974 में हुआ था। भारत के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाया गया था 1991 में 1991 को। अभिकथन कहता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO पैरवी करता है कि मुक्त व्यापार सबके लिए समृद्धता लाता है, इसलिए इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो पहला सही है। व्यापार की प्रणाली के जरिए देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण उन्हें वस्तुओं का बाहर निर्यात करने तथा अपनी ज़रूरत की वस्तुओं का आयात करने में सहायता करता है। तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है। WTO व्यापार को साध्य के रूप में लेता है। यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के वास्ते संस्थागत एवं कानूनी आधार उपलब्ध कराता है। WTO विश्व की प्रमुख मौद्रिक संस्था है जो कि सदस्य देशों को ऋण उपलब्ध कराती है और भारत भी इसका सदस्य है। सन 2007 में नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन ने किस पर जोर दिया था? तो अंतर क्षेत्रीय संयोजन सुधारने से संबंधित है। 14वां सार्क शिखर सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अंतर क्षेत्रीय संयोजन सुधार पर मुख्य जोर दिया गया था। अफगानिस्तान को सदस्यता प्रदान की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो यह सभी के लिए और एक के लिए सभी से संबंधित है। सभी के लिए एक और एक सभी के लिए। संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था सभी एक के लिए तथा एक सभी के लिए के सिद्धांत पर आधारित है। इसका तात्पर्य है किसी एक राष्ट्र पर किया गया आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण समझा जाएगा। इसका उल्लेख UN के चार्टर्ड 7 अर्थात अनुच्छेद 43 में किया गया है। इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है प्रश्न पत्र। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 2012 का जून का प्रश्न पत्र। तो बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।